हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़हराना दिया और जहां बहुत से इत्तेहादी उसमें शरीक हुए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए। वज़ीर आज़म ने उनको रिस्पॉन्ड भी किया, खुशगवार माहौल में बात हुई। वहाँ काफ लीग और BNP मेंगल शरीक नहीं हुए और उन्होंने इसकी वजूहात भी बताई हैं। अपने एनालिस्ट से इसकी राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गहमा गहमी जारी है उसकी। तो अब जनाब काफ़ी दिन से जैसे हम देख रहे थे PTI और पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जल्द से जुलूस कर ही रही थी। आज मरियम नवाज साहिबा भी पहुँची हैं अपने नून लीग के वफ्द के हमरा, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल है। और जल्द से जुलूस किए गए। आज मुख्तलिफ जलसों से मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया। एयरपोर्ट पर भी जब वो पहुँची तो खिताब किया और जहां उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक अपना और अपनी पार्टी का मंशूर और पैगाम पहुंचाया। वहां ये जो खबरें थीं कि नून लीग के तकरीबन 16 नुमाइंदे जो कि खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें से 8 से 9 हैं जो कि अब कुछ आज़ाद हैसियत से, कुछ PTI में शामिल हो गए हैं। इस पर मरियम नवाज ने खुसूसन बात करते हुए ये कहा है कि जो पार्टी छोड़कर जाएं, दबाव में आ जाएं और भरोसा तोड़ दें, उनका घिराव किया जाए। अब ये जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया है, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है और अपने एनालिस्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का बयान जमहूरी इक़दार की नफ़ी है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करें। महमल, गुफ्तगू का आगाज़ आज आपसे। मरियम नवाज साहिबा जहां उन्होंने बहुत सी बातें की, उनको हम ज़िमनी सवालात में डिस्कस करेंगे। वहाँ सबसे पहले जो ये उन्होंने बयान दिया है कि जी घिराव किया जाए कारकुनान का जो कि पार्टी से वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं, तमाम तर सूरत हाल के पस मंज़र में जो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फिर जलील शरकपुरी वाली, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए इना जो पहली चीज़ उन्होंने घेराव की बात की है, वो फिजिकल मुहासरे की उस तरह से बात नहीं की कि जलाओ घराओ के। उसमें बेसिकली उनका मतलब है कि कॉल देम आउट, एम्बैरस देम, शेम देम। जिस तरह आपने देखा होगा कि ये नून लीग के लोगों ने पंजाब असेंबली के अंदर जो वो चंद MPs थे जो मुलाकातें कर रहे थे PTI वालों के साथ, तो उनका उन्होंने घेराव करके उनको कहा कि तुम हमारे ऑपोजिशन के बेंचेस पे क्यों बैठे हो, जाओ जाके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठो या यहाँ से निकलो। तो मतलब एक वो वाली चीज़, क्योंकि अगर आप उनकी बाद में मरियम नवाज साहिबा की बाद में जो स्पीच भी सुने तो उसके अंदर उन्होंने यही बात की, आपने तो खैर इंट्रो में भी कही है कि पार्टी छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। याद रखना कि जो थोड़ा सा दबाव भी बर्दाश्त ना कर सके, जो अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके, वो कभी आवाम के हक के लिए खड़ा नहीं होगा। तो ये बेसिकली उन्होंने उनका जो इसका तनाजुर है वो तो यही है कि पॉलिटिकली आइसोलेट करे, ऐसे लोगों को जिताए ना। लेकिन एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना एक ये दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अब उस तरह से नजरियाती नहीं है। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए, अब हमारी सियासत जो है वो शख्सियाती सियासत है, ना कि नजरियाती सियासत। इलेक्टेबल्स कौन है? इलेक्टेबल्स वो हैं जिनके अपने 60-70 हज़ार वोट होता है, पार्टी का वोट 30-40 हज़ार पे उन्हें चले एडेड एक बेनिफिट होता है, लेकिन वो असल में विनर होते हैं। इसलिए सारी जमातें उनको रख भी लेती हैं। तो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा आवाम से तो ये कह रही है कि उनको वोट ना देना और उनका घेराव करो और आप उनको रद्द कर दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमारी ये सियासी जमातें कभी इन लोगों को रद्द करेंगी? क्या ये वादा करेंगे कि फिर इनको जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में नून लीग इन्हें वापस नहीं लेगी? ये वादा भी तो हमारे साथ हमारे सियासतदान करें ना, और सियासी पार्टियां करें। अगर वो आवाम से चाहते हैं कि लोटों को रद्द किया जाए और इन लोगों को इनको जो एक्सपोज किया जाए और शेम किया जाए, तो फिर खुद क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में पार्टीज को भी उतना ही वादा, अगर वो आवाम से वादे ले रहे हैं तो खुद भी वादा करें कि वो कभी भी फिर ये जो है ना, ये चीज़ फिर होने नहीं देंगे अपनी जमातों में। उन लोगों को बेशक वो जितने मर्जी सीनियर हों, बेशक जितना मर्जी उन पर दबाव था, वो वापस इसी तरह आते ना कह के आपको पता है हम पे बड़ा दबाव था, प्लीज़ आपको मालूम ही है क्या हुआ, किंग्स पार्टी कैसी बनी, फलानी पार्टी कैसी बनी। तो अब जो बातें हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना दे या ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना दे, ये जो सारी बातें हो रही है, अगर इस तरह की कोई पार्टी बनती भी है तो क्या कल को वो मुस्लिम लीग नवाज में उन लोगों को वापस कबूल करेंगे? ये सवाल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ये जो मरियम नवाज हवाला दे रही हैं 8 से 9 उम्मीदवारों का,
इनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी और फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी हुकूमत थी, वजीर आला खास तौर पे, उनकी सारी पॉलिसीज़ और बात ना सुने जाना, इन सब रवैयों से तंग आकर ही इन्होंने अपनी अलायंस दूसरी पार्टीज़ के साथ या आज़ाद हैसियत से लड़ने का फैसला किया। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या कबाहत? देखें अलीना, जो ये जो है ना दश्त सहराई जो सियासत है, इसके अंदर मेरी बदकिस्मती समझें या क्या खुशकिस्मती समझें कि मेरा तजुर्बा बड़ा वसी है और मैं जितने पाकिस्तान के माकूल इंतखाबात हुए हैं ना 1970 से लेके और 2018 तक, उनका एक ऐनी शाहिद भी हूँ और प्रैक्टिकली हर इलेक्शन में इन्वॉल्व ही रहा हूँ कि मेरी फैमिली सियासत के अंदर थी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये जो काम है ना कि जो पार्टी से एकदम पता चलता है कि जी नवाज शरीफ साहब में या इमरान खान साहब में या जरदारी साहब में या बिलावल भुट्टो साहब में एक खामी नज़र आ गई। ये खामी उनको उस वक्त नज़र नहीं आती जब पार्टी जो गुड टाइम की तरफ होती है या पार्टी उनको जिसको कहना चाहिए कि सपोर्ट दे रही होती है इलेक्शन जीतने के लिए। पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें, जो जहां महमल ने जिस नुक्ते की तरफ किया ना, मैं उसको एक और जाविये से लेता हूँ कि यहाँ पे वोट जो होता है वो पार्टी का होता है। एक बड़े अरसे से हो गया और ये ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ। जैसे महमल ने कहा, चूंकि हमारे यहाँ ये बोर्ड एक शख्सियत का मुंसलिक होता है। ये जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ था, ये इंडिया में कांग्रेस के साथ था, ये बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के साथ था। ये हमारे इलाके के डायनामिक्स हैं। कोरी अकीनो के साथ जो वोट है वो मिस्टर अकीनो का था, बंदरा नायके का वोट था जो मिस्टर नायके का था। ये वहाँ से, और ये सारी फैमिली जो है, और रीजंस भी हैं कि क्राइम टाइम में फैमिली वहाँ आके खड़ी होती है कि हमारे यहाँ पे जब एक सियासतदान को पकड़ा जाता है तो उसको यहाँ गर्दन से पकड़ा जाता है और अक्सर उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अगर ना भी हो जाए तो उसका ऐसा हशर नशर होता है कि या तो सुरवर्दी की तरह बैरूत में मुर्दा पाया जाता है। ये अजीब गरीब मुल्क है, इसके अंदर आपकी जो सियासत है खुदा गवाए कि जान की बाजी है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं क्योंकि मीडिया ट्रायल होता है जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत को जद्दो को, सियासतदानों को जद्दो को, क्योंकि जो एजेंडा पाकिस्तान के अंदर 70 साल से कार फरमा है, जो मेरी सीना कोबी है, जो मैं पीट रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान को बर्बाद किया 1971 में तोड़ चुका है और जो फिर इस वक्त पे लेके आए कि आज फिर हमारे से लोग पूछते हैं कि इस मुल्क का अगला निज़ाम क्या होगा, ये उसी के परतों में है। अब वोट तो आप इसलिए मुस्लिम लीग की टिकट पे लड़ रहे हैं इलेक्शन कि नवाज शरीफ का जो वोट है वो आपको मिल जाए। आप तहरीक इंसाफ के टिकट पे इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि इमरान खान को जो चाहने वाला मानने वाला आपको वोट दे दे, उसके बाद इलेक्ट हो जाए, आपको पता चले ओहो यहाँ पे तो कौमी सलामती के बड़े अंदेशे थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि कौमी सलामती से नवाज शरीफ को इतना खतरा था। ये कौमी सलामती के लिए इतनी ज़रूरत चीज़ आ गई जो पाकिस्तान के इक़्तिदार संभालती इंडिया के एजेंट निकल है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये इनके अपने ये बाइश शर्म है। मरियम ने कोई ऐसी सख्त बात नहीं की, सिंपल बात की है जो असूली बात है। आप कैसे आपका एहतजाज करें, आप उनको निकाल नहीं सकते। ढीठ बन के आते हैं, बुज़दार को मिलकर चले जाते हैं, उधर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को हराती हैं। मैं तो आफरीन है कि हफीज़ुर रहमान अपनी हुकूमत कैसे बचा गया इन्ना मसाइद हालात में। मैं खुदा गवाह है कि फारूक हैदर साहब को सलूट पेश करता हूँ कि कितना उनको अरगरेजी से और कितनी मेहनत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें जो है बचाई हुई हैं। क्योंकि आज तक हुए ये, इधर पाकिस्तान की हुकूमत चेंज हुई, इधर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तहते हो गए। ये देखिए, इस चीज़ में खुदा के वास्ते ये आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कर किया जाता है। अमेरिका का इलेक्शन है, कितना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपने देखा है कि कोई अंदर से पुलिस वाला निगरानी करो पोलिंग स्टेशन में, जब बहर कर रहा हो, कितना खतरा है वहां पे कि इसमें लड़ाई हो जाएगी। मतलब सब कुछ सामने साफ शफाफ लोगों की गौर है, कोई बात नहीं। कोई तो स्टैंडर्ड है ना जमहूरियत के। हमारे यहाँ पे अंदर बैलेट बॉक्स में भी पुलिस हिफाजत करिए, वर्दी वाले कर रहे हैं, पैर भी पुलिस वर्दी वाले खड़े हैं जी, हिफाजत कर रहे हैं जी, किया जा रहा है। फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगता है तो वर्दी वालों पे लग जाता है कि पुलिस ने ये कर दिया जी, फलां कर दिया। बात यह है कि आप खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर ये जो गंदा काम इसको ना करें। ये जो भी करता है ये मुल्क के साथ फायदा नहीं कर रहा। 4 बंदे 6 बंदे मिल जाते हैं, उससे उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो 9 बंदे मिल जाते हैं, दूसरा जमहूरियत बदनाम होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जमहूरियत ही है जिसकी वजह से आज भी आपको 2 बातें कहने की इजाजत मिल रही है। और हम इसकी कदर नहीं करते। मीडिया के जरिए पिछले
4-5 साल से ये जमहूरियत वैसे बिल्कुल सही जो है ना है, हाँ। पीठ पीछे खबर घूम रहे हैं। और ये मरियम ने बात की है, इनको हम प्रमोट करें, बल्कि हम कहें जियो के प्लेटफॉर्म से कि यार ये प्रैक्टिसेस छोड़ दो, चाहे आप तहरीक इंसाफ के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम के हो। जिस पार्टी पे इलेक्शन लड़ते हो रिजाइन पहले दो, जैसे जावेद हाशमी ने किया था, तहरीक इंसाफ छोड़ी थी, अगले दिन आकर रिजाइन दे दिया था। ये होती है पॉलिटिक्स, ये होता है बड़े आदमी का काम। उन्होंने कहा जी ठीक है जाती है जाए, फिर कहा मैं आप तहरीक इंसाफ से रिजाइन करता हूँ और मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, पत्नी को शायद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। तो आप ये प्रैक्टिस करें और इन लोगों को कोई इनकरेज ना करें, कोई इतनी स्पेस भी ना दें। कम से कम आज का पैनल हमारा इतना अच्छा पैनल है कि ये कम से कम इसका नथिंग टू विद मरियम, इक़्तिदार को डेवलप करें, इक़्तिदार, जमहूरी इक़्तिदार। इस मुल्क में निज़ाम आएगा। लोग आज मुझसे ना पूछें कि 1920,021 में निज़ाम क्या होगा। हर 4-5 साल में हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं। कोई मुल्क ऐसे भी चलता है क्या? सियासी निजाम है हमारे पास आज। बिल्कुल सही, लोगों ये नहीं पता कि अगला निजाम सदारती होगा या ये पार्लिमानी होगा। और हम इसके ऊपर बड़ी दफा बात भी कर चुके हैं शहजाद साहब। हम तो खास तौर पे ये भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम इंतखाबात की तो बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो इंतखाबात होते हैं, पार्टीज को अपने अपने अंदर भी जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देना चाहिए। आपको क्या लगता है मरियम नवाज का ये बयान, जैसे महमल ने अभी ये कहा कि ठीक है उन्होंने इस तनाजुर में नहीं कहा, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो फिर इट्स ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, कौन किस तरह से करे। जलील शरकपुरी के केस में हमने देख लिया। आप ठीक कह रही हैं अलीना, और जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या ये जमहूरी इक़्तिदार की नफी है, मेरे ख्याल में बिल्कुल नफी है। महमल ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने ये कहा है कि जो पार्टी के बयानिए पे नहीं खड़ा हुआ उसका घेराव करो, इसका मतलब मुझे कहीं से ये समझ नहीं आता कि आइसोलेट कर दो, उनको वोट ना दो। ये कहां से मतलब है? ये महमल की अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। खासतौर पे हमारे यहाँ जहाँ पे पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, एक पार्टी टाइगर फोर्स बना के बैठी हुई है, दूसरी शेर जवान बना के बैठी हुई है। कल को आप क्या चाहते हैं? घेराव करके क्या होता है? जब आप घेराव करते हैं किसी का तो क्या करते हैं आप? और मैं नियाजी साहब की बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। देखें, अगर तो किसी की पार्टी पोजीशन को तब्दील किया जा रहा है पैसा चलाकर, जो बेनजीर ने भी कहा था चमक इस्तेमाल होती है, या अगर किसी को दोस्त धमकी नैब केसेस इस तरीके से महकमा ज़राअत की वजह से तब्दील किया जा रहा है तो गलत है। लेकिन अगर कोई शख्स जेन्युइनली इस वक्त बिलीव करता है नून लीग में कि नवाज शरीफ का बयानिया ना मेरे मफाद में है क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है, और अगर वो समझता है कि मुल्की मफाद में नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? वो ये करेगा कि पार्टी में इख्तिलाफ करेगा, वो नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ करेगा। क्या हमारी पार्टी, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, उनमें इतना ज़र्फ है कि किसी एमपीए एमएनए की बात से वो इख्तिलाफ, अगर अपने लीडर की बात से इख्तिलाफ किया जाए तो वो सुनते हैं उस इख्तिलाफ को? वो नहीं सुनते। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? और खासतौर पे अगर वो इलेक्टेड नहीं है, जैसे कादिर बलोच साहब इलेक्टेड नहीं है, अगर वो समझते हैं कि मैंने पार्टी छोड़नी है, ये बयानिया मुझे सूट नहीं करता है, तो उनकी मर्जी छोड़ सकते हैं। हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग करना वो एक अलग बात है। अगर जीबी में कोई शख्स ये समझता है कि इस बयानी से मेरा नुकसान होगा और मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, तो वो फिर क्या करे? क्या सियासत छोड़ दे? वो एक नजरियाती इख्तिलाफ कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, अगेन आई विल रिपीट कि अगर कोई पैसा चलाए, कोई धमकी है तो अलग बात है। अब मैं आपको एक इसकी मिसाल दे देता हूं, तमाम बातें तो नहीं बता सकता मैं आपको यहाँ पे, लेकिन एक बड़े सीनियर पीएमएलएन का रहनुमा है, उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका ये एंड गेम क्या होगा, आउटकम क्या होगा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप बड़े सीनियर शख्स हैं, आपको नहीं पता? कह रहे हमारी पार्टी में किसी को नहीं पता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि किसी को नहीं पता? उन्होंने कहा क्योंकि ये फैसला नवाज शरीफ का है और किसी से पार्टी में मशवरा नहीं हुआ। मैंने कहा किसी से क्या मतलब है? कोई तो जो आपकी टॉप लीडरशिप है उनसे तो बातचीत हुई होगी। कहते किसी से बात नहीं हुई। जो बयान था नवाज शरीफ का गुजरावाला में, कह रहे उनकी तकरीर का किसी को नहीं पता था। तो अगर एक लीडर जो एक जमहूरी पार्टी का लीडर है, अपने जो क्लोज लोग हैं उनसे मशवरा भी नहीं करता और वो खुद फैसला कर लेता है, तो फिर ये क्यों बाइंडिंग होगा कि तमाम लोग उसके उस फैसले पे खड़े हों? मेरे ख्याल से फ्री विल है। अगर वो समझते हैं उनका नजरिया जो है वो मुख्तलिफ हो गया है, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और देखें ना, हमारे यहाँ ये कोई नई बात तो नहीं है। प्राइवेट कंपनीज की तरह तो पार्टी चलती है और ये तमाम पार्टीज है, नून लीग इसमें वाहिद पार्टी नहीं है। आप देखें जब 18वीं तरमीम आती है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि 3 दफा वजीर आजम बनने की इजाजत हो, ये शिक खत्म कर दी गई थी। अगर हम सबसे ताकतवर जमहूरियत से सीखना चाहते हैं, अमेरिका में 2 टर्म मिलते हैं 4-4 साल के, लेकिन हम क्योंकि चाहते हैं कि जब तक हम सेहतियाब होंगे, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम ही वजीर आजम बनते रहेंगे। तब आपकी इस तरह की ख्वाहिश होती है कि जो बार है उसको खत्म कर दो, आप 3 दफा बने, 8 दफा बने, 10 दफा बने। और ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है। अगर लोटे जाते हैं पार्टी में, कहीं ना कहीं आपने उसको स्टॉप जरूर करना है, लेकिन कैसे करेंगे? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेटर रहे काफ लीग के 6 साल, उससे पहले परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट में थे। मार्च 2018 से पहले सेनेट के इंतखाबात होने थे,
नू लीग ज्वाइन कर ली, क्या नू लीग ने मना किया उनको कि नहीं ज्वाइन करेंगे? अभी कितने ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि नू लीग में शामिल होना चाहते हैं, वो फिर ले लेंगे। ये जो सारा साउथ पंजाब का जो ग्रुप था जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है, कल को वेव नू लीग के हक में होगी तो आपको लगता है कि नू लीग इनको इनकार कर देगी लेने से? नहीं करेगी ना। तो ये जो लोटे हैं जेन्युइन, उनके खिलाफ तो आपने एक फैसला करना है, बट अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करता है फ्री विल, ये आप उसको बांध थोड़ी सकते, ये थोड़ी कह सकते उसका घेराव करो और तशद्दुद करो, मारो, ये कहा नहीं उन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि घेराव करो, उनकी मर्जी, अगर वो जाना चाहते हैं तो अगर आप समझते हैं आपका बयानिया इतना स्ट्रांग है, पीपल विल स्टैंड बाय इट, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। अलीना, मैं जरा एक पॉइंट ऐड कर सकता हूं प्लीज? ठीक है जी, बिल्कुल न्याय साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि मैंने चूंकि मरीम नवाज की पूरी तकरीर सुनी है, तो अगर तो आपका सवाल उनकी तकरीर के ऊपर है, यकीनन आपका सवाल उनकी तकरीर के ऊपर है, तो उन्होंने ये कहा ही नहीं है, ये पूरे अफसाने में इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि मेरे बयानिए से जो इत्तफाक ना करें। उन्होंने कहा जी जो लोग यहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद किसी दबाव में आ जाते हैं या उसके बाद अपने आप को बेच देते हैं या हम धोखा देते हैं, तो उनका घिराव करें। जो सारे हम मेरे ख्याल एग्री करते हैं। शहजाद साहब ने बैन यही किया कि इलेक्ट होने के बाद जाते हैं तो क्या, और घिराव करने का मतलब हम क्यों लेते हैं कि इसका मतलब जलाओ है। वो जलाओ कहना चाहती तुम भाई सहूलत नहीं, वो लफ्ज जानती है, उन्होंने नहीं कहा। दूसरी बात, मैं दो बातें कर ले तो मेरा ख्याल है कि बात रह जाए। दूसरी बात यह है कि ये सारा इलेक्ट होने के बाद पार्टी के अंदर जो जमहूरियत, यहाँ पे बात हुई कि पार्टी के अंदर जो आपने बात किया लीना कि जमहूरियत है, तो ये इसका एक बड़ा तजर्बा है। ये एक अलहदा चीज़ है कि पार्टी में जमहूरियत की वजह से पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको हकीकत कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जेन्युइनली अपनी पार्टी में इलेक्शन कराना चाहती थी। बेनज़ीर 86-87 में जेन्युइनली पीपल्स पार्टी में इलेक्शन कराना चाहती थी। ये देखो, एक इलेक्शन जो होता है एक पाकिस्तान में पार्टी के अंदर हो या घर के अंदर हो या मुल्क के अंदर, ये एक ब्लड फ्यूड पैदा कर जाता है, एक बैड टेस्ट क्रिएट कर जाता है। तो पार्टियों के अंदर जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं वो किसी काबू में नहीं होते। तो इस तरह के इलेक्शन तब से नहीं हुए। तो आखिरी बात यह कि जो पार्लिमानी निज़ाम जो चल रहा है, जिसके अंदर उसकी कोई टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया में भी यही चल रहा है, इंग्लैंड में भी यही चलता है। और यही हमारे जो फोर फादर जिन्होंने पाकिस्तान ईजाद किया था, बनाया नहीं था, ईजाद किया था, उन्होंने ये निज़ाम तजवीज़ किया था। और ये जो करारदाद मकासद जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर जहाँ पे ये था कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक होगा, ये भी है कि इस मुल्क का निज़ाम यही होगा। हमारे जितने आइन बने हैं 56 का, 62 का, ये सारे के सारे करारदाद मकासद के ऊपर जो खदोखाल बता दिए गए थे, जब प्रिंसिपल गाइडलाइंस बता दी गई थी 48 के अंदर, पाकिस्तान की असेंबली जो खुद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उसके अंदर मौजूद है। और आखिरी बात यह कि बेनजीर ने जो चमक कहा था वो जजेस के बारे में कहा था, वो ये नहीं कहा था बिक्री वाले उस तरह जज पे कई दफा कहा था कि चमक ने हमें जो है ना खराब किया है। ठीक है, अच्छा मैं बाबर सत्तार साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं क्योंकि शहजाद साहब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा है, मैंने तकरीर नहीं देखी। अगर घेराव का लफ्ज इस्तेमाल किया गया मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, फिर के घेराव का मतलब कौन क्या लेता है। दूसरी बात, सियासत में कोई इंटरप्रिटेशन ये होता रहता है। ये जो लोग आगे बैठते नहीं है, ये जो पिकेटिंग होती है, जो सिट इन होता है, क्या होता है? ये घिराव होता है, यही होता है। और घिराव क्या होता है? घिराव का मतलब ये तो ना उसके अंदर कोई ढोल बातें बजाया जाता है। नवाज शरीफ अपने पाकिस्तान में उनका घिराव का यही पता है, ये बड़ी पुरानी टर्म है, पाकिस्तान में होता है। अगर कल को कोई शख्स, एक मिनट शहजाद साहब की बात थोड़ी सी सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब लेते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो शहजाद साहब की आवाज नहीं आती। जी शहजाद साहब, मैं कह रहा हूं कल को अगर नवाज शरीफ साहब अपने आज के बयानी से पीछे हटके किसी किस्म की डील कर लेते हैं, तो फिर क्या लाजिम होगा कि उनके तमाम नजरियाती लोगों पे कि वो उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि लीडर का फैसला है कि मैंने डील करनी है? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं नजरियाती बुनियाद पे अगर कोई इख्तलाफ करता है उसके पास फ्री विल होने चाहिए पार्टी छोड़ने की। ठीक है, डिस्कशन जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बाबर सत्तार साहब, मैं शहजाद साहब के साथ अग्री करता हूं। ये लैंग्वेज डेमोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है घिराव वाली। आप किस चीज का घिराव करेंगे? आर्टिकल 17 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू एसोसिएशन देता है, हर इंसान को देता है कि आप जिस मर्जी के साथ चाहें एसोसिएट करें। इस बेसिस के ऊपर हमने पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी हैं, इस बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। और अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि आपने अपने कॉन्शियंस के लिहाज से एक्ट करना। आपका जो कॉन्शियंस आपको कहता है आपने उसके लिहाज से एक्ट करना। सो असूल तो ये है। अच्छा, इस असूल के बेसिस के ऊपर अगर हम कहें जी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी छोटी छोटी ऑटोक्रेसीज की तरह हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं,
और वो पीटीआई भी है, वो पीपीपी भी है, वो पीएमएलएन भी है। टॉप लीडरशिप के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो आप निकाले जाएंगे पार्टी से। हमने पीटीआई में भी देखा, वो जस्टिस वजीउद्दीन कहाँ पे हैं अब, हामिद खान साहब कहाँ पे हैं अब, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकाले गए। पीएमएलएन के अंदर हमने देखा, और इनकी तारीख भी है, तो इसलिए इन्हें थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए अगर ये अपनी तारीख को तब्दील कर रहे हैं या अपनी ट्रेडिशंस को चेंज कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मुल्क में। एक 14वीं तरमीम आई थी जो नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, और उस तरमीम में यह लिखा गया था कि कोई शख्स पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल सकता। यानी कि इतनी बड़ी नफी मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने की होगी जो पीएमएलएन की लीडरशिप ले आई थी, जिसके अंदर अपने ही इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को मना कर दिया कि पार्टी की मर्जी के बगैर आप किसी एक एक्ट के ऊपर भी वोट नहीं डाल सकते, किसी बिल के ऊपर आप वोट नहीं डालेंगे। अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है 2-3 चीजों के ऊपर। तो गुजारिश ये है कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री है। जो दूसरी बात है वो भी ठीक है अपनी जगह पे। जो दूसरी तारीख है जोड़ तोड़ करने वाली, क्योंकि उन्होंने दबाव का जिक्र किया है, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ठीक करता हूँ। हमने देखा है कि जब यहाँ पे चूंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, हमने देखा है कि जोड़ तोड़ हुआ, क्यूबी कैसे बनी, उससे पहले वो छांगा मांगा की एक पूरी कहानी है, उससे पहले आईजीआई कैसे बनाई गई थी, ये सारी चीजें हमारे सामने चलती रही हैं। और उसके बाद अब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा टोला पीपीपी का टूटा और वो पीटीआई के अंदर आ गया। हमने इलेक्टेबल्स की कॉन्वर्सेशन सुनी, हमने नैब केसेस जो 2002 और उसके बाद की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर तो जाहिर है बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया, किताबें आई जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आपने प्री इलेक्शन रिगिंग की। तो ये सारी चीजें, ये जो इंजीनियरिंग है, प्री इलेक्टोरल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल पार्टीज को कंस्ट्रक्ट करना, उन्हें तोड़ना, हमारे नॉन अनडेमोक्रेटिक अनरिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो करते रहे, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन किसी डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले इंसान को ये तो कहना चाहिए कि अगर कोई किसी दबाव में आके पार्टी का साथ छोड़े तो उसे आप जरूर जज करें, लेकिन साथ ये भी कहना चाहिए कि अगर किसी ने दबाव में आके पार्टी छोड़ी तो हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट, जो शहजाद जैसे पहले बात कर रहे थे, हमारी ये पॉलिसी स्टेटमेंट है कि वो कभी हमारी पार्टी या कोई दबाव में किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के आएगा तो हम उसे नहीं रखेंगे। आप जब इस इंतजार में होते हैं कि जनाब जैसे हवाएं होंगी, जो ये मौसमी परिंदे हैं, जब ये वापस आएंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे पार्टी में, तो फिर किस असूल की बात कर रहे हैं? और ये जो सही कह रहे हैं, जैसे ज्यादा दूर ना जाए, हालिया इलेक्शंस में भी जहांगीर तरीन के अपने इलेक्टेबल से मुतल्लिक बड़े बयानात है। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। एक तरफ ताकत का इस्तेमाल होता है जो घुराव के कॉन्टेक्स्ट में होता है, दूसरी तरफ मॉरल अथॉरिटी होती है। आप जब एक दफा मॉरल अथॉरिटी का हाथ छोड़ देंगे फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, फिर जिसके पास ज्यादा ताकत है वो चलाएगा मुल्क। ठीक है, ठीक है जी महमल। हाँ अलीना, मैं से ये कहती कि जो इंटरप्रिटेशन की शहजाद ने बात की ना, क्योंकि वो स्पीच अगर आप उनकी बाद में जो खिताब भी उन्होंने किया, अगर आप वो भी पूरा सुने ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चल जाता है कि वो घेराव बेसिकली आप लफ्ज़ों के चुनाव पे ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि उन्होंने घेराव की बात क्यों की है, लेकिन जो उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो है कि जो पार्टी छोड़ के जाए, जो लोटा बन जाए। उन्होंने बेसिकली लोटों की बात की, लेकिन जिस तरह मैंने भी और बाबर ने भी अभी वही बात की, शहजाद ने भी वही बात की थी कि भाई जो लोग छोड़ के जाते हैं फिर आप ही उन्हीं को वापस लेते हैं ना, आप मत वापस। और एक चीज मैं ऐड करूंगी, ये बात शहजाद की बिल्कुल ठीक है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप किसी को भी एतमाद में नहीं लेती। वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो कोई भी जमात हो, ये लीडरशिप के लेवल तक ही वो अपनी डिसीजन बना लेते हैं, एतमाद में नहीं लेते। तो फिर जमहूरियत जो है ना, एक ये भी होता है कि आपने मुशावरत करनी होती है, ये एक या दो लोगों की। इसीलिए मैं शख्सियाती सियासत में इसलिए कह रही हूँ, खाली इलेक्टेबल्स की बात नहीं है। पीएमएलएन यानी कि वो नवाज शरीफ की पार्टी है, लेकिन मुझे ये बता दें कि आइडियोलॉजी जो है, नजरियाती क्या नजरियात है, हमें ये जरा बता दे, थोड़ा सा जरा क्लियर करके। तो अभी पता चलता है चले जी वोट को इज्जत दो, एक बयानिया या कोई और चीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर जो पार्टी के नजरियात होते हैं वो हमें किसी भी पार्टी में 19-20 का फर्क है कि पीपल्स पार्टी जरा प्रोग्रेसिव होगी, पीटीआई जो है वो कहती है हम करप्शन पे सख्त है, इस तरह कोई नजरियात नहीं किसी के समझ आते। कौन सी नजरियाती पार्टियां 85 के बाद रह गई हैं? ठीक है जी, न्याय साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनका मैं जरा कमेंट लेती हूँ, लेकिन वजाहत के लिए हम अपने देखने जी कि हमारा अलीना जो देखो ना, जो बाबर साहब ने बातें की, मुझे हर एक से इत्तेफाक है कि जी फलां वक्त में अगर किसी ने ये किया कि जी कोई पार्टी के खिलाफ बोलेगा, मैं वो वक्त डिस्कस करेंगे तो मैं वो भी आर्गूमेंट दे दूंगा कि बिल्कुल मैं उनको 100% सपोर्ट करूंगा। एक बात और ये है कि हम यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि जितने बंदे हैं, मैं ये तो नहीं कहता हूँ आप कि ये हमारी पॉलिटिकल डिक्शन पिछले 70-100 साल से अंग्रेज ज़माने से आ रही है
ये जो था ना इमरान खान साहब जो 2016 में, जिसका मैं जिक्र नहीं किया कि यहाँ मौका नहीं है बात मुख्तसर रखने के लिए, कि जब वो कर रहे थे नवाज शरीफ के घर का घेराव नहीं कर रहे थे, वो तो बाकायदा उनके घरों में घुसना चाह रहे थे या वज़ीर आज़म हाउस में घुसना चाहते थे, जाती उम्र में घुसना चाह रहे थे। देखो ये घेराव का मतलब यही है, जो सिटिंग होता है घेराव होता है। ये हम जो बैठ जाते हैं ना धरना करके, ये धरना जो है ये घर नहीं है, ये घेराव के साथ ताल्लुक है। दूसरी बात यह कि हर चीज़ के अपने मेरिट हैं, हर चीज़ की वजूहत हैं। जब आप किसी पार्टी के सरबराह को आपने टारगेट किया हुआ है और आपने उसको कहा है कि हमने आपको ज़िबा करना है, और 4 साल पहले अनाउंस कर दिया है कि नवाज शरीफ का, मरीम नवाज का पाकिस्तान की सियासत में कोई वजूद नहीं है, यानी कि लोगों ने नहीं तय करना था, ये हमने तय किया। और मीडिया में बता रहा था कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनके हर बंदे तक पहुंचाई गई, MNA MPS तक। थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। डिस्कशन हमारी जारी है। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इलेक्टेबल्स, नॉन इलेक्टेबल्स और जो लोग पहले एक पार्टी से वाबस्ता होते हैं दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, इसके ऊपर हमारी जरा डिस्कशन हो रही है। शहजाद इकबाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मेरे ख्याल से बाबर सत्तार साहब ने जो बात की वही बात मैंने भी की थी। अगर पैसा दे के दोस्त दम की सियासी इंजीनियरिंग के लिए कोई तब्दीली हो रही है, उसको आप बिल्कुल उस पर आप एहतजाज करें, गलत है। लेकिन अगर कोई नजरियाती तौर पे इख्तलाफ करता है, पार्टी छोड़ना चाहता है, उसका हक है, क्योंकि हमारी शहजाद यहाँ पर डिलेमा ये भी तो है ना, वो इस चीज का हक नहीं देती आपको कि आप विद इन द पार्टी इख्तलाफ कर सकें। उसका हाल वही होता है जो हमारे यहाँ हमेशा देखा गया पार्टी में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शहजाद यहाँ पर डिलेमा ये भी तो है कि वो इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स की जंग के फिर पार्टीज खुद भी ऐसे फेसेस को, जो महमल ने भी पॉइंट आउट किया, शख्सियात की समझ लें, चाहे वो लीडरान ना हो, लेकिन जो नुमाइंदगान होते हैं लोकल, वो क्योंकि उनको वोट्स मिल रहे होते हैं तो फिर उनको अपनी पार्टी के अंदर मजबूरी के तहत शामिल कर लेती हैं फॉर द वोट। जी बिल्कुल होता है। तहरीक इंसाफ, इमरान खान तो हर वक्त कहते थे हम इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे। 2011-12 यही कहते हुए उन्होंने गुजारा। 2013 से पहले भी कुछ लोग शामिल कर लिए, फिर उन्होंने कहा पार्टी ग्रो कर रही है तो हमें इन लोगों को लेना पड़ेगा। फिर 2018 के इंतखाबात तो उनको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि हर हल्के में मुझे वो शख्स चाहिए जिसके पास अपना वोट है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बगैर जो एक पार्टी का वोट होता है 30-40 हजार, उसके अलावा उस कैंडिडेट का वोट होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो उन्होंने देखा कि बेस्ट ऑप्शन कौन है, और दो टिकट्स की वैल्यू थी पंजाब में, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उसमें आप ये नहीं देखते कि कौन सा शख्स जो है वो कितना करप्ट है, इसका क्या नजरिया है, क्या वो पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हुआ है नहीं खड़ा हुआ, इट डज नॉट मैटर। ये देखा जाता है उसका हल्के में वोट कितना है, उसको आप ले लेते हैं। यही सियासत नून लीग, पीपल्स पार्टी ने पहले भी की है, पीटीआई ने मना किया था, उन्होंने भी कर दी, और यही आगे चलता रहेगा। आप देखें, मैंने आपको मिसाल दे दी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि कितना खिलाफ हो गए थे नून लीग के, उनको वापस ले लिया गया, वो भी आ गए खुशी से, उनको सेनेट की टिकट मिल गई। इसी तरीके से पीटीआई में तो भरमार थी, पूरा साउथ पंजाब का ग्रुप जो कि नून लीग में बैठा हुआ था वो वहां पर आ गए। तो ये ट्रेड ऑफ तो चलता है, और इसको मेरे ख्याल से डिस्करेज करना चाहिए, और इसके लिए पार्टीज को स्टैंड लेना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है जो अभी बाबर सत्तार साहब ने कही है, और महमल ने भी ये बात कही है कि ये पार्टीज डिसाइड कर लेना कि ये नहीं होगा कि जो लोग आज छोड़ के जा रहे हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबर सत्तार साहब, अलमिया ये भी है कि कहना आसान लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है अलीना? करना क्यों मुश्किल है? असूल पे खड़ा रहना मुश्किल है तो छोड़ दें सियासत को, ना करें। क्या उसूल पे, लेकिन बाबर साहब फिर असूल पे खड़े रहने की कॉस्ट भी तो है, क्या पार्टीज अदा कर सकती हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो फिर एक ज्यादा फिलोसॉफिकल डिबेट है कि आप सियासत क्यों करना चाहते हैं। अगर आप सियासत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये पब्लिक सर्विस है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करके मुल्क को एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन करके जा सकते हैं, फिर तो एक बात है, फिर तो आप असूल की बात करेंगे ना। आप कहेंगे ये चीज ठीक है, ये गलत है, इस तरह से मैं लोगों को सपोर्ट हम कर सकते हैं, हमारी पार्टी सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन अगर मकसद एक पेशा है, मैं एक वकील हूँ, तो कोई मेरे पास मुकदमा लेके आएगा, मैं उसे कह दूंगा यार ठीक है गलत है, लेकिन मुकदमे तो मुझे करने हैं। अगर आपने सियासत को एज अ पेशा किया हुआ है कि जनाब इससे हमने कुछ ना कुछ अपने लिए निकालना है, और इस वजह से हमें हर सूरत पावर के अंदर रहना है, और हमने पावर की पॉलिटिक्स करनी है, वो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि हमने गवर्नमेंट में जाना कैसे है, और अगर इर्द गिर्द का माहौल ये है कि इसे उधर से तोड़ के ले आओ, इसे उधर से तोड़ के ले आओ, और मिल मिला के हम बना लेंगे गवर्नमेंट, तो फिर किस असूल की बात करेंगे आप? फिर असूल की बात नहीं करें, फिर कहें जी जिस तरह भी जो भी पाथ है टू पावर हमने वो ले लेते। लेकिन मुश्किल काम नहीं है,
क्यों मुश्किल काम है, लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा न्याई साहब, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, एक ज़हराना दिया गया इत्तेहादियों के एजाज़ में, और काफ लीग ने शिरकत नहीं की। खुसूसी तौर पर BNP के तो तहफ़्फ़ुज़ात में हम शामिल करते ही रहते हैं, लेकिन मुनस इलाही साहब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमारा मुआहिदा सिर्फ वोट तक है, लेकिन ये खाने के लिए इमरान खान साहब से मुआहिदा नहीं है। ये क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है PTI के लिए? कहते हैं ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निज़ाम मुमलिकत चला रहा है। देखें जी, ये पाकिस्तान जो है ना, कौन है? में सारे साथियों ने बातें की है ना, वो उन्होंने हर एंगल जो है डिस्कस किया है, कई हर एक का जिक्र हुआ है। शहजाद साहब ने भी सारे जिक्र किया है, कई महकमों के, कई डिपार्टमेंट्स के, मैमल ने भी, बाबर साहब ने भी। तो ये एक इट्स अ फनी कंट्री, इसके अंदर जिस दिन इशारा होगा, अब तो एक ऐसी चीज़ शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तिकोनी लड़ाई जारी है कि 3 फरीक हैं और तीनों फरीक जो है ना, मैं ये बिल्कुल एक हतमी कहता हूँ कि एक दूसरे तीसरे के खिलाफ सारे नंबर आजमा हैं। फरीक एक जो है फरीक 2 और 3 के खिलाफ नंबर आजमा है, फरीक 2 जो है फरीक 1 और 3 के खिलाफ, और फरीक 3 जो है फरीक 1 और 2 के खिलाफ। तो ये अजीब व गरीब लगी हुई है। उसके अंदर कुछ मजबूरी है कि 12 जो अपोजिशन, जिसको अगर फरीक एक मान लिया जाए, तो अपोजिशन जो है उसके जो सामने चीज़ आएगी, और जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उसके मुताबिक उसको ज़्यादा एक लगेगा कि कोई इत्तेहाद है, लेकिन अमल इत्तेहाद नहीं है। और ये जो काफली का ना जाना है, ये उन्हीं चीज़ों की नफ़ी है। बुज़दार को नैब का बुलाना, और फिर इमरान खान साहब का कहना कि हज़रत उमर की मिसाल देना कि खालिद में जो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देना कि हज़रत खालिद बिन वलीद को उन्होंने एन एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद मैदान जंग से जो कहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा जर्नैल था, उसको एन जंग से वापस बुला लिया कि इनके जो है ना, किसी जर्नैल की मरहून मिन्नत नहीं है हमारी जो है जिसको कहते जंगे। और फिर कहना यार वाई के इंटरव्यू में कहना कि जी मैंने उनको मना कर दिया कि इससे रब्ता ना करें, और मुझे बुरा लगा कि उन्होंने रब्ता किया है। तो ये आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बातें नहीं की थी, कम अज़ कम जो मेरी मुख्तसर सी तालीम है। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बाकी ये खास निज़ाम के तहत चल रहा है, तो इनको बहुत समझें कि जब ये नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि किसी शेर की राय का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन माजरत के साथ वक्त की कमी की वजह से मैं सबकी राय नहीं शामिल कर पा रही। तो कल हम इसी इशू को उठाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल जो हमने पहला इशू उठाया उसके ऊपर काफ़ी हॉट डिबेट चली है और इख्तलाफ पाया जाता है राय में हमारे पैनल के दरमियान आज। तो आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।